Bismillah. Welcome to all of you in today's webinar of test preparations. Today we will discuss what is CSS, PMS, PPSC, nature of CSS, how to qualify CSS, ठीक है. उसके अलावा how to read newspaper, FIA jobs, other currently available jobs for bachelor, for masters, ठीक. और आखिर में हम इंशाल्लाह आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उन सबको क्लियर करेंगे. आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आप अपना माइक अनम्यूट करके तो पूछ सकते हैं. पूरी चैट में बार बार नहीं जाया जा सकता, तो इसलिए उधर आपको भेजने का फायदा नहीं होगा. जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है. सबसे पहले देखते हैं कि CSS क्या है. सबसे जो मेजर हमारे जहन में एक फ्लो है वो ये है कि CSS एक कोर्स का नाम है. जो हमारी सोसाइटी में अक्सर एक मिथ मौजूद है कि CSS एक कोर्स का नाम है. तो सबसे पहले ये क्लियर कर रहे हैं कि CSS एक सिर्फ एग्जाम का नाम है, सिर्फ एक इम्तिहान है जो आप किसी भी डिग्री में बैचलर मुकम्मल होने के बाद दे सकते हैं, ठीक है. इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने बैचलर आपका होना चाहिए, चाहे वो किसी भी डिग्री में हो. उस डिग्री के बाद आप CSS के इम्तिहान में अपीयर हो सकते हैं. CSS के साथ ही एक और इम्तिहान अटैच है जिसे PMS का नाम दिया जाता है. ये तकरीबन इक्वल रैंक के एग्जाम्स हैं दोनों, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जो CSS है वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर आता है, यानी ये वफाक के तहत है और इसके जो अपॉइंटेड ऑफिसर्स होंगे वो पूरे मुल्क में सर्व करेंगे. जबकि PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, इसके जो अपॉइंटेड ऑफिसर्स होंगे वो सिर्फ उसी सूबे में सर्व करते हैं, ठीक है. बाकी रेट दोनों का 17 होता है और यहीं से स्टार्ट होता है. और जो भी 17 स्केल का में अपॉइंट होना चाहे, या जो 17 स्केल प्लस जॉब्स होती हैं, या 17 स्केल की जो भी जॉब है, वो पाकिस्तान का रूल है कि वो सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन ले सकता है. यानी 17 स्केल में आप बगैर पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट दिए डायरेक्टली अपॉइंट नहीं हो सकते. तो दो तरह के सर्विस कमीशन हैं हमारे, एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन. वो हर प्रोविंस का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है. लाइक पंजाब का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरह KPK का और इसी तरह, ठीक. तो जो फेडरल के तहत, वफाक के तहत जो भी इदारे काम करते हैं उनका इम्तिहान 17 स्केल का वो FPSC लेता है. और जो प्रोविंशियल जो होते हैं डिपार्टमेंट्स, उनका जो इम्तिहान है वो जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कंडक्ट करवाते हैं. तो CSS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर आता है, ठीक है. जबकि PMS पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या जो हमारे प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके अंडर आता है. और दूसरा जो इनमें डिफरेंस है वो ये है कि जो CSS है वो रेगुलरली हर साल कंडक्ट करवाया जाता है. अक्टूबर के माह में तकरीबन अक्टूबर नवंबर में इसकी रजिस्ट्रेशन होती है स्टार्ट, और फरवरी में ऑलमोस्ट इसके एग्जाम्स होते हैं. जबकि PMS का कोई रेगुलर स्केड्यूल नहीं होता. जब इसकी देखा जाता है कि सीट्स रिक्वायर हैं, अपॉइंटमेंट चाहिए, तो वो अनाउंस कर देते हैं. यानी इसका कोई रेगुलर स्केड्यूल नहीं होता PMS का. अब एक और जो हमारे पढ़े लिखे तबके के जहन में एक बड़ा जो मेन इशू है, अक्सर किसी से पूछता क्या करना है जी, PPSC की तैयारी कर रहा हूँ, PPSC का टेस्ट देना है. अब PPSC किसी टेस्ट का नाम नहीं है. अक्सर हम चूंकि अल्लाह का एजुकेशन सिस्टम की तरफ से टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं. अब बच्चे हमारे पास आते हैं जी हमने PPSC की तैयारी करनी. अब PPSC की नाम किस चीज़ का है भाई? PPSC तो एक इदारे का नाम है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC. अब वो इदारा BCO टेस्ट कंडक्ट करवाता है.
यानी वो तमाम इदारों के लिए, नैब हो गए, इसके अलावा पुलिस सर्विस हो गई या दीगर तमाम इदारे, मुख्तलिफ इदारों के टेस्ट कंडक्ट करवाने वाला एक सिस्टम है जिसका नाम पीपीएससी है। तो पीपीएससी अगेन क्लियर करें, किसी टेस्ट का नाम नहीं है बल्कि सिर्फ एक टेस्ट कंडक्ट करवाने वाला इदारा है। ठीक, तो उसके यानी आप जब भी किसी को बताएं कि मैं तैयारी कर रहा हूं, तो वो आप जिस टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे या जिस टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं या जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो पोस्ट का नाम बताया जाता है, पीपीएससी का नाम नहीं। या तो फिर आप सीएसएस या के लिए भी यही कहेंगे कि मैं एफपीएससी की तैयारी करूं, क्योंकि वो तो एफपीएससी कंडक्ट करवा रहा है ना, तो नाम टेस्ट का लिया जाता होता है हमेशा। तो ये आप क्लियर कर लें कि पीपीएससी एक टेस्ट सिस्टम है, वो टेस्ट नहीं है, यानी टेस्ट कंडक्ट करवाने वाला। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीएसएस में होता क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है। जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको सबसे पहले बता दी कि सीएसएस के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कि आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, और वो किसी भी HEC से सर्टिफाइड इदारे से हो, कोई भी डिग्री हो, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं सीएसएस में अपीयर होने के। इसमें फिर सबसे पहले आपके पास रिटन एग्जाम होता है, 1200 नंबर का आपका रिटन एग्जाम है, जिसमें 6 आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, जबकि 600 नंबर के आपने ऑप्शनल सेलेक्ट करने होते हैं। 1200 नंबर का आपका रिटन एग्जाम है, और उसके बाद आपका मेडिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें वो आपको चेक करते हैं। उसके बाद फिर 300 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। वो ये सब के सब टेस्ट आप पास करते हैं, उसके बाद आप की एलोकेशन के लिए नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो होता है। रिटन एग्जाम में अब मैंने आपको बताया टोटल हमारे पास 1200 नंबर का रिटन एग्जाम, जिसमें से 600 हमारे पास हैं 600 हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट ही होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास कंपलसरी, और 600 हमारे पास होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। कंपलसरी सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 40% यानी 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। टोटल मार्क्स हमारे पास हर कंपलसरी सब्जेक्ट के 100 है, तो उसमें से फिर पास होने के लिए आपको 40 नंबर चाहिए होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी कंपलसरी सब्जेक्ट में पास होने के लिए। 6 सर कंपलसरी आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी टू इंटरप्ट। सबके साथ इशू आ रहा है? यस सर। क्लियर नो आ सर रही ठीक है। है। हमें तो आ रही है क्लियर सर, हमें क्लियर आ रही है। ओके ओके, मैं थोड़ा सा स्पीकर अपना लाउड करता हूँ, तो बाकी अपनी तरफ से जो आपके एंड पे इश्यूज हैं उन्हें मैनेज कीजिए। ओके, टोटल हमारे पास 6 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश ऐसे, जिसमें हमने 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे लिखना होता है, हमारे पास 3 घंटे का टाइम होता है, और वो ऐसे आपको कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, और जो आपने सुना कि सीएसएस के लिए जो बुनियादी ज़रूरत है वो इंग्लिश है, तो इसीलिए ही मेन कहा जाता है कि जब तक आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंग्लिश वोकैब पे आपको ग्रिप नहीं है, आप इंग्लिश ऐसे पास नहीं कर सकते। तो जो मेजर इशू आता है हमारा सीएसएस में, और 90% जो लोग फेल होते हैं सीएसएस में, वो इंग्लिश ऐसे की वजह से ही होते हैं। तो जो हमारा पहला कंपलसरी सब्जेक्ट, पहले वैसे प्रेसिडेंट कंपोजिशन का होता है, उसके बाद सेकंड जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश के हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं, एक इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, जिसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश में जो प्रेसी होती है तलखीस, यानी जिसको 1/3 करके लिखना होता है आपने, उसके अलावा नरेशन, कंप्रीहेंशन, ये सारा कुछ आपका प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में आता है। 100 नंबर का ये पेपर है। उसके बाद 100 मार्क्स का आपके पास ऐसे हो गया, ये 200 नंबर इंग्लिश के होते हैं, और दोनों पेपर्स को इंडिविजुअली अलग अलग पास करना जरूरी है। थर्ड पेपर हमारे पास जर्नल साइंस एंड एबिलिटी। इसमें जर्नल साइंस में जो हम डेली बेसिस पे साइंसेस पढ़ते हैं वही होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो जिनका साइंस का बैकग्राउंड है, लेकिन ये है कि आपको उस हिसाब से तैयारी करना पड़ती है। और एबिलिटी में हम जनरल मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, इजी ही होता है ऑलमोस्ट,
यानी थोड़ी सी तरीके के साथ आप कवर कर सकते हैं। ये भी 100 नंबर का है, इसमें से 20 नंबर के एमसीक्यूज है। उसके बाद 3 हमारे पास जनरल नॉलेज के पेपर्स हैं, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स और साथ इस्लामिक स्टडीज। करंट अफेयर्स, इसमें करंट अफेयर्स का मतलब नॉलेज है। और कोई भी पेपर सीएसएस का आपको क्लियर करने के लिए हिस्ट्री का भी इल्म होना चाहिए। इवन आपने करंट अफेयर्स का पेपर देना है तो करंट अफेयर का पेपर देने के लिए भी आपको हिस्ट्री का पता होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस का पता होगा, आपका अपडेटेड नॉलेज होगा, तभी आप करंट अफेयर्स का पेपर दे सकते हैं। ठीक है। पाक अफेयर्स में ये आपको पाक स्टडी से रिलेटेड कह लें, इसमें आपकी 712 से ऑनवर्ड कंप्लीट हिस्ट्री होती है। पाकिस्तान की मुकम्मल हिस्ट्री जो पाक स्टडी हम पढ़ते हैं वो ही तकरीबन पाक अफेयर्स होता है। लेकिन इसमें चूंकि आपका पाक अफेयर्स में भी करंट अफेयर भी आपको जी, पाक अफेयर्स में भी आपको करंट नॉलेज भी जरूर होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो करंट इश्यूज हैं उनकी क्या सूरत हाल है और उसका माजी से क्या ताल्लुक है, आपका पास से क्या रिलेशन है, मुकम्मल आपको पास हिस्ट्री हो गई तभी आप इसको वेरीफाई कर सकेंगे। तो ये पाक अफेयर्स हमारे पास आ गया। उसके बाद एक हमारे पास होता है इस्लामिक स्टडीज का 100 मार्क्स का ये भी पेपर है। इस्लामियत और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए इसके अकॉर्डिंग कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन होता है, जिन मुख्तलिफ मज़ाहब का मुतालिया। ये हमारे पास 600 नंबर के कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लेना जरूरी है। और जो करंट अफेयर्स का सॉरी जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है, ये 3 पेपर्स इकट्ठे हैं, इनको मिला के आपको 120 नंबर पूरे करने होते हैं। यानी अगर आपके पाक अफेयर्स में 60 आ गए तो जनरल नॉलेज में सॉरी करंट अफेयर में 10 या 20 भी हुए तो भी ओवरऑल आपका अगर 120 से ज्यादा बन गए तीनों सब्जेक्ट के मिला के, तो वो आपको तीनों ही जो वो पास कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं। उसके लिए हमारे पास 7 ग्रुप्स हैं। वो अगर आप कहेंगे तो मैं बाद में आपको वो तमाम सब्जेक्ट की लिस्ट आपके ग्रुप्स में सेंड कर दूंगा। उनमें से फिर आपको सिलेक्ट करने होते हैं। यानी एक ग्रुप, फर्स्ट जो ग्रुप है वो हमारे पास 200 नंबर का है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन एटसेट्रा। तो उनमें से 200 नंबर का आप सिलेक्ट करेंगे। और इसी तरह बाकी हमारे पास लैंग्वेजेस होते हैं, लैंग्वेजेस का एक ग्रुप है, एक साइंसेज का ग्रुप है, ठीक है, एक हिस्ट्री का ग्रुप है। तो इस तरह हमारे पास 7 ग्रुप हैं। इनमें से हमने टोटल मिला के 600 नंबर के सब्जेक्ट पूरे करने होते हैं। और सब्जेक्ट आपने किस बेस पे सिलेक्ट करने हैं, अपने जो हमारा पहले का नॉलेज हमारे पास मौजूद है, जो हमने सब्जेक्ट पढ़े हैं, हमारी डिग्री कौन सी है, और उसके अलावा हमारी इंटरेस्ट और जो हमारे पास नॉलेज है, और उसके अलावा जो करंट स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। वो एक ट्रेंड होता है कि इन सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा आते हैं, लाइक यूएस हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस। ऐसे सब्जेक्ट में हमारे पास मार्क्स ज्यादा आते हैं। तो वो हम जब तैयारी करेंगे और फाइनल फेज पे होंगे तो फिर हम जो एक्सपर्ट्स होंगे उनसे कंसिडर करें कि आया हमें अब कौन सा फाइनलाइज करना चाहिए। मोस्टली जो कॉम्बिनेशन है वो यही है कि पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, उसके साथ हिस्ट्री में से एक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी यूएस हिस्ट्री, या उसके अलावा इंडो पाक हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ इंटरनेशनल लॉ। तो इस तरह एक मुकम्मल आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। वो लिस्ट में आपको ग्रुप्स में सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनमें से हर सब्जेक्ट में आपको 33% नंबर लेना जरूरी होते हैं। और ओवरऑल सीएसएस पास करने के लिए, रिटन एग्जाम पास करने के लिए टोटल आपके 50% प्लस मार्क्स होने चाहिए। यानी 1200 में से 600 नंबर आप लेंगे तो आप नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, वरना आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। इसके अलावा किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे तो वो आपका मुकम्मल सीएसएस फेल ही कंसिडर होगा। ठीक हो गया। यहाँ तक इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें, वरना फिर मैं आपको तैयारी की तरफ लेके चलूँ। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा सर ये सब्जेक्ट के नाम आप एक दफा ग्रुप में सेंड कर दीजिए।
जी वो मैं सेंड कर दूंगा। सीएसएस का टेस्ट प्रोसीजर क्या है बता दें, डे बाय डे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जी ये आप किसका प्रोसीजर पूछना? सर जी 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 बोलो। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम सब्जेक्ट्स के, मैंने जो है ना सब्जेक्ट्स के मतलब देखा था कि मेरे टाइप के कौन से हैं। मैं एलएलबी कर रही हूँ ना, तो उस लिहाज से एक सब्जेक्ट लाजमी ऐसा होता है जो हमने नहीं पढ़ा होता लेकिन हमें लिखना पड़ता है। जी बिल्कुल, उसमें आप ऐसा ही है? जी बिल्कुल तकरीबन, क्योंकि आपने 6 सब्जेक्ट ऑप्शनल में सिलेक्ट करने होते हैं और इतना कोई भी नहीं होता, किसी के पास भी इतनी डिग्रीज नहीं होती। इवन मैंने खुद डबल डिग्री की हुई है, लेकिन मेरे अपने सब्जेक्ट नहीं थे पूरे हो गए। तो यही होता है कि फिर आपने देखना होता है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस कम है और उसमें मार्क्स ज्यादा आते हैं, तो वो फिर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसमें इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत आप देख लेंगे कि आया ये मैं, मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो रट्टा टाइप हैं, वो आप जब उसकी आउटलाइन देखेंगे हर सब्जेक्ट की, उससे आपको पता चल जाएगा कि आया ये सब्जेक्ट रट्टा टाइप है या फिर आपको अपना आइडिया देना होता है। तो वो आप उसमें देखेंगे, ओल्ड जो पास्ट पेपर्स होंगे उससे भी आपको इसका आइडिया हो जाएगा कंप्लीट कि आपको किस तरह का माइंड सेट है, किस तरह की आप तैयारी कर सकते हैं और उसके हिसाब से कौन सा पेपर है। कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले आपने उसके जो पास्ट पेपर्स होते हैं वो लाजमी रीड आउट करने होते हैं। वो आप रीड आउट करेंगे, उससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। और इसका जो पेपर्स होते हैं वो डेली बेसिस पे जो कंपलसरी के दो दो पेपर्स होते हैं, ठीक यानी है उनको सर। यानी एक सुबह पेपर होता है एक शाम में। और इसी तरह कंपलसरी ऑप्शनल में बाजू का टाइम मिल जाता है, लेकिन कंपलसरी में डेली बेसिस पे दो दो पेपर हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, आर यू एलैबोरेट बिटवीन? ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम भाई। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मैंने ना ऑप्ट किया केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज। जी तो मेरा ना एक सब्जेक्ट मुझे मतलब, क्योंकि हिस्ट्री में इंटरेस्ट इतना डेवलप हो नहीं रहा, जो हिस्ट्री ऑफ यूएसए भी देखा, उसका सिलेबस भी देखा, तो एक सब्जेक्ट में कौन सा मतलब ऑप्ट करूं कि केमिस्ट्री, आपको बताइए मेरी डिग्री, जी जी जो उसके साथ रिलेट कर रहा हो। देखें, एक तो बेसिक चीज ये है कि जिस तरह आपने कहा कि यूएस हिस्ट्री का, इस हिस्ट्री में से एक सिलेक्ट कर लेना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है और मोस्टली लोग ये सिलेक्ट करते हैं। उसमें ये है कि यूएस हिस्ट्री में अगर आपने सिलेबस देखा, वैसे यूएस हिस्ट्री का सिलेबस काफी शॉर्ट है, लेकिन अगर वो आपको मतलब नहीं आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, तो फिर आप इंडो पाक हिस्ट्री कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने पाक अफेयर्स में करना है वो सारे का सारा इंडो पाक हिस्ट्री में आता है। और हम इंडो पाक हिस्ट्री इसलिए नहीं बाज कंसिडर करते कि उसमें इसका सिलेबस थोड़ा वाइड है और उसमें मार्क्स जो एक ट्रेंड है वो थोड़ा कम है। लेकिन अगर आपके पास और ऑप्शन नहीं है तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि ये पाक अफेयर्स के साथ रिलेटेड है और उसके साथ कवर हो जाता है। अगर नहीं तो उसके अलावा आपके पास लैंग्वेजेस एक अच्छा ऑप्शन है। पंजाबी बहुत अच्छा मार्क स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर उसमें आपके इंटरेस्ट है तो वो आप कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाह रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकती है, या इन्वायरमेंटल साइंसेज। तो इस तरह वो आप कंप्लीट जब वो करेंगे तो वो हो जाएगा। बाकी मैं वो ग्रुप में सेंड करूंगा, उसके बाद आप मेरे साथ वो डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में भी, पर्सनली भी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा है कि हमने इसके लिए, हमें पता चल गया कि ये है क्या, हमने इसकी तैयारी कैसे करनी। तो सबसे पहली बात ये है कि सीएसएस के लिए आपके पास बंडल ऑफ नॉलेज होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि आपने करंट अफेयर्स का पेपर भी हल करना है, तो उसके लिए भी आपको हिस्ट्री का भी पता होगा, तभी आप करंट अफेयर्स का पेपर कर सकते हैं। तो पाक अफेयर्स का पेपर आपने हल करना है, उसके लिए आपके पास करंट अफेयर का नॉलेज होगा तभी आप पास कर सकते हैं। यूएस हिस्ट्री का, इंडो पाक हिस्ट्री का आपने पेपर करना है, हिस्ट्री का पेपर है, लेकिन उसके लिए भी आपके पास करंट अपडेटेड नॉलेज होगा तो आप कर सकते हैं। यानी सबसे पहले तो बंडल ऑफ नॉलेज, लेकिन सिर्फ नॉलेज ही नहीं, इसके लिए आपको एक तो आपकी जो कोई भी टेस्ट है जिसमें आपका, चूंकि ये रिटन एग्जाम है, तो रिटन एग्जाम में आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी टेस्ट हो, कोई भी आपका एग्जाम हो,
इसमें एक तो नॉलेज आपको चाहिए होता है, और नॉलेज कौन सा कि जो आपका एनालिसिस बेस्ड हो। आपको अक्सर ये होता है कि सिर्फ उन्होंने, बाकी जो टेस्ट होते हैं हमारे पास यूपीएससी के मोस्टली, उनमें सिर्फ आपको नॉलेज चाहिए होता है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान कब बना, क्या ये आइन कब मंजूर हुआ, किस डेट को हुआ, आपके पास नॉलेज हो काफ़ी होता है यूपीएससी के टेस्ट में। जबकि जो सीएसएस है, इसमें आपके पास सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है। आप इसके जब पेपर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने इवन इंफॉर्मेशन खुद दी होती है। यानी बाकी जो टेस्ट होंगे एमसीक्यू बेस्ड स्पेशली, उसमें ये होता है कि भाई बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलहदा हुआ, ठीक है, क्यों अलहदा हुआ। अब इसमें क्या होगा, इसमें वो बताएंगे, वजह भी बता देंगे कि ये मसला हुआ था, इस तारीख को पाकिस्तान बांग्लादेश से अलहदा हो गया। अब इसमें आपकी क्या राय है वो बताएं। यानी सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, आपका वो एनालिसिस चेक करते हैं। और असल जो सीएसएस है वो एनालिसिस बेस्ड ही है, यानी उन्होंने सिर्फ आपका एनालिसिस चेक करना। तो वो एनालिसिस आपका किस तरह बिल्ड होगा, वो आपका होगा मैक्सिमम न्यूज़पेपर रीडिंग से, ठीक हो गया, रीडिंग बुक्स, डिफरेंट टॉपिक्स पे आप बुक्स रीड करें, डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ें, उनका एनालिसिस देखें। जब आप ऑथर्स को पढ़ेंगे, एक तो आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो इम्प्रूव होता जाएगा वन बाय वन, डे बाय डे, क्योंकि इसमें आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आपका राइटिंग स्टाइल स्पेशली इस पर डिपेंड करता है। तो वो राइटिंग स्टाइल आपका किस तरह इंप्रूव होगा, वो जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका राइटिंग स्टाइल इंप्रूव होता जाएगा। दूसरी, इसके लिए आपको वो कैब पे ग्रिप चाहिए होती है, क्योंकि ऐसे में पास करना है ग्रिप चाहिए। प्रेसी को आपने अटेम्प्ट करना है, उसके लिए आपको वो कैब पर ग्रिप चाहिए। तो वो कैब पर आप की ग्रिप किस तरह आएगी, मैक्सिमम रीडिंग से। आप रीडिंग करें, जो न्यू लफ्ज़ हो, जो न्यू वर्ड आपको मिले, उसका मीनिंग देखें, उस पर सर्च आउट करें, उसको राइट डाउन करें, उसके बाद उससे सेंटेंस वगैरह बनाएं, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप उसको हल कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जब तक आपने इवन सीएसएस की तैयारी करनी है, तो आपका डेली बेस का जो काम है वो यही है कि वो कैब आपने रोज़ाना तैयारी करनी, बाकी जो कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर वो कैब का कोई भी आपसे लफ्ज़ इस तरह का मिस हो गया जो पेपर में आ गया, तो वो आपका सारे पेपर का बेड़ा करके कर देगा। यानी प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर है 20 नंबर की, उसमें प्रेसी है। अब प्रेसी जो हमने अभी तक बैचलर लेवल तक की, वो ये वाली प्रेसी नहीं होती। लाजमी उसी बात है, उन्होंने सीएस लेवल पे लेके आना, तो उसी लेवल की ही प्रेसी होती है। तो अगर आपके वो कैब आपने सिलेक्टिव से याद की, तो उधर कोई ऐसा लफ्ज़ आ गया जिसका आपको मीनिंग नहीं आता प्रेसी में, और उसी में उस प्रेसी का मेन आइडिया, तो फिर आप क्या करेंगे। उस एक वर्ड की वजह से आपका पूरा पेपर फेल हो जाएगा, और यानी पूरा सीएसएस उस एक वर्ड की वजह से फेल हो सकता है। इसलिए वो कैब आप डेली बेसिस पे तैयार करें, डेली बेसिस प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा कुछ खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, एक तो वो कैब आपकी, उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन, उसके बाद नॉलेज, राइटिंग स्किल्स, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। वो आप प्रैक्टिस करेंगे कि आपको 20 नंबर का क्वेश्चन है, 5 अपने क्वेश्चन लिखने हैं, सबका एनालिसिस भी है, तो आप कितना लिखें, तो आप अपनी वो स्पीड चेक करें, उस स्पीड के हिसाब से आप वो टाइम को मैनेज करेंगे, या इसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, किस सवाल की, किस सवाल को कितना टाइम देना चाहिए, ये सारा कुछ मैनेज करना। हर चीज़ आपकी परफेक्ट होगी, तभी आप इसको इजीली पास कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वो आपके मेडिकल या साइकोलॉजिकल टेस्ट आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, वो 300 नंबर का इंटरव्यू होता है। एक लार्जर पैनल होता है, तकरीबन 5 से 7 मेंबर्स का, ऑलमोस्ट 5 मेंबर्स होते हैं उसमें। तो वो आपका इंटरव्यू लेता है, उसमें से 300 में से आपको पास होने के लिए 100 मार्क्स लेना ज़रूरी होते हैं। ठीक हो गया। बस ऑलमोस्ट यही है हमारे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर आपने ये कहा कि इस टेस्ट के लिए बैचलर रिक्वायर्ड है, यानी कि जो बैचलर जिन्होंने किया होगा वो ही ये टेस्ट दे सकते हैं। काइंडली आप ये बता सकते हैं कि वो कौन से डिपार्टमेंट के कर सकते हैं, कि हर डिपार्टमेंट के कर सकते हैं? मैंने जैसे कि मैं कहा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हूँ, जी तो मैं अब कर सकती हूँ ये? मैंने ये बताया कि आपकी किसी भी डिपार्टमेंट में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ डिग्री बैचलर होनी चाहिए, दैट्स इट। आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपके पास बैचलर की डिग्री है, आपको आप दे सकते हैं।
कोई और ऐसा आपने डिप्लोमा किया जो बैचलर के इक्वल है, उस बेस पे आप दे सकते हैं। एमबीबीएस किया हुआ है आपने, वो बैचलर है, आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंजीनियरिंग है उसके बेस पे आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर हम न्यूज़पेपर रीडिंग किस तरह करनी है और उसके बाद हमने जो अदर जॉब टेस्ट हैं वो किस तरह अटेम्प्ट करने हैं, उनकी तैयारी कैसे करनी है, करंटली जो एफआईए के टेस्ट आए हुए हैं वो किस तरह करने हैं, वो सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। जहाँ तक अस्सलाम सीएसएस से वालेकुम। मतलब आपको कुछ सवाल है अच्छा वो पूछ। भाई, वालेकुम सलाम। अब्दुल बासित दर्ज कर जी जी। रहा हूँ। मुझे ये सवाल है मेरा कि बैचलर में कौन से सब्जेक्ट्स रखें जो कि हमें सीएसएस में हेल्प आउट करें। ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट नेक्स्ट करना चाह रहे हैं। यानी अगर आपने एलएलबी किया है, फर्ज लॉ पढ़ा हुआ है, तो वो आप लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट नेक्स्ट चूज कर सकते हैं, वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रह जाएगा। इंग्लिश बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है सीएसएस में, तो अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर में बीएस किया हुआ है वो आपके लिए नेक्स्ट हेल्प आउट करेगा। तो ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी इंटरेस्ट क्या, कौन से सब्जेक्ट आपका, कौन से सब्जेक्ट सही। में आपके ग्रिप ज़्यादा है, तो वो आप उसको ले सकते हैं। जज़ाक। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर साइकोलॉजिकल और मेडिकल टेस्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दे दें। मेडिकल टेस्ट में आपका सिंपल वो मेडिकल होता है, क्या कोई आपके इस तरह की बीमारी तो नहीं है, मेडिकली आप फिट है, वो सिंपल सा एक टेस्ट है। इसमें कोई साइकोलॉजी में 2 दिन का वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसमें आपका वो एक इंटरव्यू टाइप भी होता है, इंडिविजुअल और ग्रुप डिस्कशन भी होती है। उसमें वो चेक करते हैं कि आया ये बंदा एलिजिबल है भी या नहीं, मेंटली ये ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको ऑफिसर बनाना है, आपने पुलिसेस बनानी है, पुलिसेस नाफिज करनी है, तो वो सिर्फ आपका वो चेक होता है। ऑलमोस्ट ये एक फॉर्मेलिटी टाइप ही कंसिडर कर लें, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग इसे पास कर देते हैं। जो सबसे अहम चीज़ है वो आपका रिटन एग्जाम ही है। अगर आपने रिटन एग्जाम पास कर लिया तो आप यूं कह लें कि 99.99% आपने टेस्ट पास कर लिया। क्योंकि उसके बाद इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आप देखें लास्ट जो होते हैं रिजल्ट्स, कि उनमें अगर आप 235 बंदों ने पास किया तो उसमें से 233 का इंटरव्यू पास हुआ, यानी 1-2 बंदों का वो फेल होता है। वो वही लोग होते हैं जो बिल्कुल किसी काम के नहीं, या यूं कह लें कि जो बिल्कुल वो अच्छे से नहीं रिस्पॉन्ड सर कर रहे होते, या कोई इंग्लिश इशू होता है उनके साथ, एसेंट कितना वही होता मैटर है। जी। करता है इंटरव्यू में? इंग्लिश एसेंट कितना मैटर करता है इंटरव्यू में? बिल्कुल डिपेंड करता है कि चूंकि आपका वो इंटरव्यू होता ही इंग्लिश में, तो वो आप जितनी उसमें हो, लेकिन मेरा ख्याल है जो मैंने जितने डिपेंड जरूर करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने एक्सेंट इम्प्रूवमेंट पे लगे रहें तो बाकी वो सारा कुछ आपका मिस हो जाए, तो वो नहीं, जितना आप बेहतर कर सकते हैं करें। लेकिन ये है कि सिर्फ उसी के पीछे ना हो जाए, आपको इंग्लिश रवानी से बोलनी आनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको, तो वो आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह पास हो जाएगा। जी। मजीद किसी का सियासत से रिलेटेड कुछ सवाल? सर ये जो मेडिकल में कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट इधर भी होता है? आई थिंक नहीं होता। ओके।